फू चलो, आज अपन बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास की। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एक तो नॉर्मल मोलर मास, एक एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो समझना, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, उससे ही ये क्लियर हो पाएगा। और जब ये क्लियर होगा तो अपना अगला टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर भी क्लियर हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो देखो, अभी मैंने जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करी, तो मैंने आपको बताया कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सॉल्यूट के जितने ज़्यादा पार्टिकल्स या कम, तो उन पे डिपेंड करती है अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अभी एक सिचुएशन है कि मैंने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और उसमें मैंने मान लो 2 मोल NaCl ऐड किया। कितना मोल ऐड किया? 2 मोल। तो अभी मैं जो कैलकुलेशन में यूज करूँगा, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटेड, ठीक है, या कहेंगे कि थ्योरेटिकल जो भी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट करूँगा उनमें मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है NaCl के कितने यूज़ करूँगा? 2 मोल। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि तो अभी इसका जो मास अपन लेंगे NaCl का, वो कितना लेंगे? 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये कहानी क्लियर है भाई? जो कैलकुलेशन में जो यूज़ करेंगे ये तो करेंगे। बट एक बच्चा आके मुझे बोला, उस बच्चे का नाम आपको पता होगा, बता दूं, बबुआ। ठीक है, ये बबुआ मुझे आके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए बोल रहा है कि सर मैंने कैलकुलेशन जब किया तो मुझे यहाँ पे कुछ अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिली, जैसे डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसने कैलकुलेट किया। लेकिन जब इसने लेबोरेटरी में जाकर इसको मेजर किया, ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी? ऑब्जर्व्ड, क्योंकि लैब में अपन क्या ले लेते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से जो प्रॉपर्टीज आएगी वो क्या होएगी? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज हो जाएगी, अगर 2 मोल्स को मैंने यूज़ करके जब मैंने पेपर पे वर्क किया। लेकिन लैब में मैंने जाके जब देखा, ऑब्जर्व किया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग आ रही थी, तो उनको मैंने बोला ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डेल्टा TB डेज। ठीक है, तो दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थ्योरेटिकल अलग आया और एक्सपेरिमेंटल अलग आया। तो सर ये डिफरेंस क्यों आया? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब बबुआ यहाँ पे कैलकुलेशन में तो उसने 2 मोल यूज़ किया था, लेकिन आप सोचो कि ये तो एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। तो मैंने अगर मान लो यहाँ पे 1 पार्टिकल NaCl का डाला इस वाटर में, तो वो वाटर के अंदर जाकर मान लो कि कुछ उसका परसेंट, या मान लो 100% भी मैं डिसोसिएशन लेता हूँ, तो वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर 1 पार्टिकल है, तो 1 पार्टिकल NaCl से कितने पार्टिकल Na मिलेंगे? 1 पार्टिकल Na प्लस और साथ में 1 पार्टिकल Cl माइनस। ठीक है, तो अभी जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो 1 ना हो के कितने हैं? 2 हैं। तो अब सोच के बताओ, अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, तो अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 मोल NaCl यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन में तो मैं 2 मोल NaCl यूज़ करूँगा, लेकिन जब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात होगी तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 4 कैसे? कि सर 2 मोल तो Na के हो जाएंगे, Na प्लस के, और साथ में 2 मोल किसके हो जाएंगे? Cl माइनस के। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, मैंने बोला ZnCl2,
जब वाटर में जाएगा ये तो Zn+2 ठीक है। अगर मान लो मैं इसका 1 पार्टिकल या 1 मोल यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे 1 मोल तो मुझे Zn+2 मिलेगा और 2 मोल क्या मिल जाएंगे Cl-। तो 1 मोल ये कैलकुलेशन के लिए और यहाँ पे 2 मोल ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रहा है प्रोग्राम तब के लिए, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन जब बात कर रहे हैं अपन, तो सॉल्यूशन में एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब होता है कि सर नॉर्मल तो जो आपने मॉलिक्यूल कंसीडर किया है उसका मोलर मास, लेकिन एबनॉर्मल जब सॉल्यूशन में आपने उस सॉल्यूट को ऐड किया तो या तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है, या तो क्या होगा डिसोसिएशन होगा, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अदर किसी रीजन से क्या हो जाता है एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो एक तो अपना क्या हो जाता है डिसोसिएशन और दूसरा अपना हो जाता है एसोसिएशन, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक तो डिसोसिएशन की, ठीक है, और एक बात कर रहा हूँ मैं एसोसिएशन की, ठीक है। डिसोसिएशन में जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, CaCl, ठीक है, एक्सेट्रा कोई भी ZnCl2। और जब मैं बात करूँ एसोसिएशन की, क्योंकि ये जो डिसोसिएशन होगा ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा जिनको अपन वाटर में डालने पर वो अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, तो डिसोसिएशन। लेकिन एसोसिएशन मतलब जैसे मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड बात कर लेते हैं अपन CH3COOH, जब इसको वाटर में डालते हैं बेटा तो ये क्या कर लेता है, देखना ध्यान से, OH CH3 और यहाँ पे C⋅O OH CH3। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है और दूसरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है FON FON से जब हाइड्रोजन अटैच हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा इसके साथ H बॉन्डिंग और ऐसे ही यहाँ पे भी H बॉन्डिंग। तो यहाँ पर तो 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं एसोसिएट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल का मास x है, इसका x है, तो ओवरऑल देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा 2x। तो सर कैलकुलेशन में तो अपने को इसका मॉलिक्यूलर मास x यूज़ करना था, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा तो वो 2x हो गया। तो ये जो हो रहा है इसी को अपन क्या बोल देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास क्लियर हो गया। अब यही सिचुएशन आप ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, जिसको अपन कहेंगे वांट ऑफ फैक्टर। चलो देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। अभी अपन ने एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा तो उसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या आ रहा था चेंज आ रहा था। तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिससे कि अपन अगर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो अपने की जो प्रैक्टिकल या कहें कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो अपने को मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने एक फैक्टर यहाँ पे लिखा है जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। ये सिर्फ एक करेक्शन कर रहा है अपना कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन हो जाएगी वांट ऑफ फैक्टर की, ठीक है। इसका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है वो क्या है अपना वांट ऑफ फैक्टर है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा CP मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अभी देखो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से जो न्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी I × C.P। ये कौन सी थी ये थ्योरेटिकल और ये कौन सी है ये ऑब्जर्व्ड आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है
और बाकी वैल्यूज दे रखी तो आप थ्योरेटिकल कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके ऑब्जर्व में अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, या फिर देखो अपन जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है तो उससे भी अपन वांट ऑफ फैक्टर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड हो जाएगा। जैसे इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो मैंने क्या किया कि NaCl का 1 मोल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर I मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, तो 1 मोल NaCl से 1 मोल तो Na मिल जाएगा प्लस और 1 मोल Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 और ऑब्जर्व कितना था 1, तो इससे I कितना आ जाएगा 2/1 लिख दो या 2 लिख दो। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा मेथड है। और अगर जब मोलर मास की टर्म्स में अगर बात करते हैं तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो अपन पहले मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ से फॉर्मूला देखेंगे आप तो ये पता चल जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वांट ऑफ फैक्टर मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड, तो ये भी अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। बस वांट ऑफ फैक्टर में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में और भी मैं आगे बातें बता रहा हूँ। चलो वांट ऑफ फैक्टर की ये बातें पता करने के बाद में अभी अपना है कि रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर I एंड अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा था 11th क्लास में, तो वहाँ पे अल्फा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो डिसोसिएशन मान लो मैंने क्या कहा कि कोई पार्टिकल A, कोई मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट हो रहा है n पार्टिकल्स ऑफ B में। ठीक है, n XYZ अपन ने ले ली कोई वैल्यू। तो जब स्टार्टिंग में ये मान लो 1 मोल है, जब रिएक्शन बिफोर मिक्सिंग मतलब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड नहीं किया तो ये डिसोशिएट होगा नहीं होगा, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 0। अब अगर मान लो इसमें से 1 में से सिर्फ अल्फा पार्टिकल डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, जैसे ये कितना है 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में से हाफ डिसोशिएट हो गया या 1/4 ही डिसोशिएट हुआ, तो इसका 1 होता है तो इसके n बनते, तो इसका अल्फा डिसोशिएट होगा तो इसका कितना बन जाएगा n अल्फा। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितने हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे A के पार्टिकल और B के पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूशन में तो जितना डिसोशिएट हो गया उतना तो n अल्फा बन गया, लेकिन अभी A जो रिमेनिंग है वो भी तो उसी सॉल्यूशन में है, तो वो कितना है 1 माइनस अल्फा, तो दोनों का सम कर लें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अपना n-1। ठीक है, ये अपने आगे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो अपन ने कितना लिया, वो तो अपन ने 1 लिया। ठीक है, तो यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड, तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा n-1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये क्लियर है कहानी। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा I-1 इक्वल्स टू अल्फा n-1। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में कर दो तो I-1 अपॉन में n-1। ठीक है, तो ये अल्फ़ा और I में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, n क्या है यहाँ पे n,
कि एक मॉलिक्यूल अगर डिसोशिएट होता है, वन मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है, तो उससे कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर बात करता हूँ एसोसिएशन की, ठीक है, एसोसिएशन की, तो उसका भी फॉर्मूला बन जाएगा। और वहाँ पे यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अल्फ़ा सिमिलरली मैं एसोसिएशन के लिए फाइंड कर सकता हूँ। तो एसोसिएशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ऊपर वाली वैल्यू को तो n से मल्टीप्लाई करना है, तो n i-1 डायरेक्टली याद रख लें, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - n। तो ये किसके लिए अपना फॉर्मूला, एसोसिएशन के लिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, और यहाँ तक अपन ये बोल सकते हैं कि अपना सॉल्यूशन चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, ख़त्म कहानी। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस, आप डाउट पूछेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए